मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम अभी तो ऑप्टिक्स वाला बच रहा है ना? हाँ, ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर्स है ना, अभी वो स्टार्ट करेंगे। मतलब कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। मैम कल जो अपने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर बता दो। हाँ, वो सॉल्व किए तुम लोगों ने? यस मैम। ठीक है। इसमें आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फिर फोर्थ का क्या आंसर आ रहा है? फोर्थ का है भाई, तुम्हारा आंसर है मैच कर लो। मैं फोर्थ का आंसर लिख रही हूँ। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसमें आया है तुम्हारा -30 आई कैप प्लस 10 जे कैप। यही है? यस मैम। सबका यही आया है? नो मैम, एक बार बता दीजिए। ठीक है, देखो डिस्कस कर लेते हैं। क्या था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 कि आपके पास मिरर है,
जो मिरर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन। तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 45 डिग्री से हॉरिजॉन्टल से मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 रूट। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? 10 मीटर। यस मैम। 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10√2 है। तो अभी क्या करना था, तुम्हें इमेज की वेलोसिटी निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू ये वाले ऑब्जर्वर के केस में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो पहले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो, जो भी तुम्हारे दो केसेस हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारे होगी 10 i कैप प्लस 10 j कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर लिखती हूँ तो -5 i कैप, ठीक है। ये दोनों चीजें आ गई। अब हमें इमेज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा ऑब्जर्वर को कुछ और नाम दे दो वरना ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज हो जाएंगे। रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इस ऑब्जेक्ट को ए से लिख लेते हैं, ठीक। तो अभी क्या सबसे पहले क्या करना है, वेलोसिटी निकालो ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी आ जाएगी, यहां से निकालोगे तो करो। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है, ये मिरर की, इन दोनों का रिलेटिव निकालो, कितना आएगा? -15 i कैप प्लस 10 j कैप, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट की मिरर के साथ। अब क्या निकालना है, इमेज की निकालनी है रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो कैसे निकालेंगे? इतना क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट की निकाल लो भाई, उसके साथ वेलोसिटी ऑफ ये क्या माना है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट जो है ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के केस में निकालनी है, तो क्या करा, VA माइनस VO लिख दिया। देखो VAO है तो इसको क्या लिखते हैं रिलेटिव में, VA माइनस VO। तो जब किसके रिस्पेक्ट में करते थे, जैसे रिलेटिव में हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पे वो तुम्हारा वो मीडियम क्या है जिसके रिस्पेक्ट में करना है, मिरर। तो यहाँ पे ये किसके रिस्पेक्ट में लिख दिया, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो मैंने VAM भी फाइंड कर रखा है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, हाँ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी फाइंड करो मिरर के केस में, VOM फाइंड करनी है पहले। उसके बाद क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ये आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग मिरर, इसके बाद VIO आसानी से निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो उसका फॉर्मूला ये रहा, चलो सॉल्व करो। VOM निकालो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ऑब्जर्वर इधर 10 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर सेकंड से, तो कितना हो जाएगा, प्लस का या माइनस? माइनस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तुम्हारा और ये नेगेटिव है, तो +5 i कैप।
ठीक है, तो बी ए बताओ कितना हो गया? -15 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये माइनस है तो ये कितना हो गया? 5 आई कैप। 5। मैम हाँ मैम ये -20 प्लस 10 ये नहीं होगा? किसे? मैम हाँ आई मैम -15 आई -5 आई होगी। ये तो लिखा है ना -15 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब क्या लिखना है? ओ क्या है तुम्हारा? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी आई है? +5 आई कैप आया है, ये लिख दिया। आप ही बोल रही हो? मैम यही जो VAO है ना, उसमें -15 आई। यस मैम, ये मतलब एड ऑन नहीं होगा -15 आई और -5 आई? VAO तो निकाल रहे हैं ना, ए क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट, ओ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ये निकाल रहे हैं ना हम। तो तो इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है? VAO है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिख दिया। ये इन दोनों को कितना आ गया? वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ ठीक है, -59 प्लस 10 जे कैप, और ये हो गया -59 प्लस 10 जे कैप प्लस, बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा -VO माइनस VM। भाई VO माइनस VM हमारा ठीक आया ना, मिरर में कोई वेलोसिटी तो नहीं है, 5 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? -20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। मैम मैं यही कह रही थी, क्या कह रही? -15 -5 एड ऑन होके 20। वो तो होगा ही ना, आगे करते वो तो एडम मैम यही पूछी थी कि ऐड होगा या नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा ना, आई आई कैप बिल्कुल ऐड हो जाएगा, -15 -5 -20 हो जाएगा, तो +10 जे कैप, ठीक है। ओके मैम। तो यही तुम्हारा आंसर भाई। इसमें पर मुझे लग रहा है कि -30 यहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है? -30 आई कैप आना चाहिए ना। हाँ बट मुझे वही लग रहा है, आंसर शायद गलत गिवन है, -20 ही आएगा। ये आंसर जो गिवन है वो रॉन्ग गिवन है, इसमें सॉल्यूशन तो नहीं दे रखा। वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए निकाला हमने, 10 आई प्लस 10 जे कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर -5 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो ये मेरा आ गया -9 प्लस 10 जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी, बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, VO माइनस V। हाँ मैम वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी थी ना ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, हमने तो ऑब्जेक्ट की निकाली है कि ए। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकाली है। मैम वो क्वेश्चन में तो इमेज की थी ना वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। एक सेकंड रुको, वेट कर, देखने दो। VAM इक्वल्स टू -15, ठीक है। VOM V0 माइनस VM प्लस 5 आई कैप, ठीक है। हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाली विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो आया हमारा VA माइनस VO, ठीक है। VAO कितना हो गया? -15 आई कैप प्लस 10 जे कैप -5 आई कैप। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है ना, यहाँ तक तो मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा। तो ये हमारा आ गया ऑब्जर्वर की मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर इमेज की निकालें तो इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर -20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, बस इस साइन में ही चेंज आएगा आई थिंक।
ये तुम्हारा हो जाएगा 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, इमेज की वेलोसिटी ये होगा। एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लेते हैं। फिगर प्लेन, ठीक है, ये 10√2 ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। Find the velocity, what is the velocity of image of particle moving with velocity? हाँ ठीक है, ये निकालना एज ऑब्जर्वर। अच्छा देखो, इसमें ये है कि जो ऑब्जर्वर ने नोट करी है ना, ऑब्जर्वर ने जो नोट करी है वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी आएगी। तो ऑब्जर्वर इस केस में है, तो जो वेलोसिटी ऑफ जो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, नहीं ठीक है, आंसर सही है। velocity of point I will get this to okay, velocity of mirror बिल्कुल ठीक है। velocity of particle related to mirror really सही है। velocity of image related तो एक बार इसको आगे ना, एक बार ये ऐसे सॉल्व करना। एक सेकेंड, वी ए ओ निकाला है ना, अब एक बार वी आई ओ निकालो। जैसे ये ऑब्जेक्ट का था विद रिस्पेक्ट टू ओ, अब एक बार वी आई ओ करना। यहाँ पे वी आई ओ किसके बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, वी आई एम माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। एक बार करके देखते हैं क्या आंसर्स अलग आएंगे कि डिफरेंट आएंगे। तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर देखना, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, सिर्फ और सिर्फ मिरर के केस में। तो इसमें ऑब्जर्वर को हटा दो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इसमें कितनी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट वाली होगी ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ गया विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये रहा। ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर ये इमेज है, तो इमेज की विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएगी ए एम वाली, ये रहा। कितना हो जाएगा, प्लस का 15 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और बी ओ एम कितना है इसका 5 आई कैप। सेम ही आ रहा है भाई, ऐसे करके भी
ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर ये सही है एकदम, डायरेक्ट भी कर सकते हो, VAO से तुम डायरेक्ट VIO भी निकाल सकते हो और आंसर आएगा 10i + 10j का, सही आंसर है। ठीक है, तो देखो हम लोग, हाँ कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो क्या किया सबसे पहले हम लोगों ने, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारा, उसके कंपोनेंट्स कर लिए 10i 10j का। उसके बाद मिरर का कंपोनेंट कर लिया -5i कैप। उसके बाद क्या किया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखी, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर आई -5i कैप + 10j कैप। उसके बाद ऑब्जर्वर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाली, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी VO - VM, तो ऑब्जर्वर कितना था 10i और ये कितना था -10, 10i कैप -10i कैप और ये माइनस साइन लगाया, फिर एक और माइनस लगेगा जिसकी वजह से ये माइनस इधर आएगा। भाई ये 15 नहीं हो गया क्या? तुमने 5 क्यों करवाया? ये देखना यहाँ पे VO - VOM यस मैम, -5 क्यों आएगा भाई? 15 आएगा। देखो VO कितना है तुम्हारे पास 10i, फिर माइनस लगाओगे और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 15 नहीं आएगा क्या? ये देखो यस +15 आएगा ये, ठीक है, ये यहाँ पे +15 हो गया। अब उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे रिलेटिव वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ तो मैम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? -5 की जगह पे +15 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये तुम्हारा कितना आया यहाँ पे? ये +15 है ना? नहीं ये माइनस माइनस बनेगा ना, एक सेकेंड, 10i कैप हो गया और ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो ये +15 हो गया ना तुम्हारा, +15i कैप। एक सेकेंड, अब अभी रुको, +15i कैप है ये, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मिरर -15i कैप + 10j कैप। देखो ये यहाँ पे 15 आया, 15i कैप, तो 15 से आंसर के अकॉर्डिंग तो 30 हमारा बन गया, 15 15 30, बट ये यहाँ पे साइन प्लस का आ रहा है ना? यस, एक बार चेक करना है इसको, साइन ये प्लस का नहीं आएगा, कहीं पे फिर से कैलकुलेशन एरर कर दी होगी। मैम यहाँ पे जो VAM है यहाँ पे इनडायरेक्टली माइनस भी तो है, मतलब फॉर्मूले में माइनस है, तो 15 मैम ये तो -30 होगा। हाँ यही है ना, VO - VM, तो VO कितना आया हमारा 10i कैप, ठीक है, तो ये 10 लिखा हमने यहाँ पे, और VM हमारा माइनस और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके लिए ये +5i कैप, तो ये हो गया 15i कैप, ठीक है। बट मैम जो ये VAM - VOM है ना, इसमें जो माइनस लगा है इसकी वजह से जब -15i तो वो -30 ही होगा, उसमें माइनस, ये -15 है ना, ठीक है, तो ये प्लस का 15 हो गया, ये माइनस -30, तो सही है, तो आंसर के अकॉर्डिंग ये मैच हो गया। देखो यहाँ पे इतनी सी छोटी सी मिस्टेक था जिससे आंसर गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है ऑब्जेक्ट का और ये तुम्हारी इमेज का, तो ये भी भाई 30 कर लो उसको। देखो मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, वरना प्लस माइनस में पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूं या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़ो मैम, आ गया। नहीं और बाकी के बच्चे बोलो, अमित प्रिंस। यस मैम, प्रोसीड। कैलकुलेशन जब मैं कर रही होती हूँ तो तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? तुम लोगों को तो ये चीज कैच करनी चाहिए ना कि यहाँ पे मैम ये देखो 5 लिख दिया, ये 15 होना चाहिए था। तो अभी स्फेरिकल मिरर्स की तरफ चलते हैं। देखो ये क्या है, रिफ्रैक्शन। सबसे पहले इसमें आएगा तुम्हारा टॉपिक रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, लाइट की बैंडिंग हो जाती है। जैसे ये लाइट यहाँ पे सपोज करो इंसिडेंट हुई। मैम अभी एक क्वेश्चन और बचा है ना जो आपने होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, इसका Yes, ma'am. आंसर भाई क्या है तुम लोगों का, मैच कर लेते हैं। मेरे पास आंसर की तो है। इसमें क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ इमेज, सिर्फ इमेज की वेलोसिटी निकालनी थी, है ना। 20 और तुम्हारा मिरर मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले तो जो तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ मिरर है उसके कंपोनेंट्स कर लिए होंगे, है ना। तो सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है बता देती हूँ। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले निकालो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, निकल गई। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ किसकी वेलोसिटी निकल आएगी, वी आई की। मिरर की वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है 10 आई कैप, ये रहा। ओनली अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर देखूं तो कितनी गिवन है, 10 आई कैप। अब यहाँ से क्या निकालो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जो नॉर्मली हम निकालते आए हैं ना, तो वो निकाल लो। क्या कैसे हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, 10 cos 60 डिग्री और 10 sin 60 डिग्री। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर आ गई। यहाँ से क्या निकालोगे, बाय दिस फॉर्मूला यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट में चीजें चल रही हैं, जो हम लोगों ने पुराने क्वेश्चंस करे थे। यहाँ पर जो वेलोसिटी ये आई है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ इमेज आई है। किसके रिस्पेक्ट में निकाली है हमने, ये मिरर के रिस्पेक्ट में निकाली है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो डायरेक्ट आंसर ये आ गया, क्योंकि उस केस में हमने मिरर की वेलोसिटी को ऑलरेडी कॉम्पोनेंट्स कर लिए थे, ऑब्जेक्ट के केस में भी कर लिए थे, और जब मिरर का किया था तो यहाँ पे भी कॉम्पोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब करोगे क्वेश्चन को, या तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ गई, पर हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, उसमें से तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा, मिरर की वेलोसिटी को भी ऐड करना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी। निकालो एक बार, इस क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं, तुम्हारा आंसर और इसका फाइनल आंसर सॉल्व कर लो एक बार। हम -5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप आ गया ना, नो भाई, तुमने जो निकाला है ना, ये जो तुमने बोला है 5 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप, ये तुमने निकाली है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये VIM निकाला है तुमने, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है, VI। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर को भी ऐड करो, उसमें प्लस 10 आई करो, प्लस 10 आई करो इसमें। मैम VI का समझ में आया, मतलब एक VI वाला समझ में आया। दूसरी स्क्रीन ऐड करने दो एक बार। देखो जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का चले जाता है। अगर तुम पेपर देखोगे तो उसमें इतने टफ क्वेश्चन आ नहीं रखे। नॉर्मल तुम्हें VIM VM, लास्ट जो तुम्हारा सिनेरियो जाएगा वो जाएगा यहाँ तक का, कि दोनों चीजों को किसी ना किसी थीटा पे घुमा देंगे, VI VO निकाल दो। पर ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दीज आर एडवांस लेवल, तो इनमें थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। देखो कैसे, ये 10 मीटर पर सेकंड से रन कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, और ये तुम्हारा कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री। तो अभी वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला हमने निकाला था, तो क्या था एक बार मुझे याद दिलाना, 2 twice ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ये था। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो इस केस में क्या है, 0 है, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ आई तुमने यहाँ से कितना निकाला, ट्वाइस ऑफ VM की वेलोसिटी cos 60 हो गया। VM equals to 10. Yes,
60 डिग्री कितना हो गया ये? cos 60 कितना होता है? 1/2 है ना? तो मैम 5 प्लस 5√3 j का। यस मैम। तो ये जो तुमने निकाला है ये क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इसको आगे करो। वेलोसिटी ऑफ आई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। tan आई क्या प्लस tan v3 j क्या। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। मैम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस क्यों नहीं की? ऑब्जेक्ट की तो 0 है ना, रेस्ट में है ये। ओके मैम। ये रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है। और जो मैम VM था वो तो tan आई है। अच्छा वो तुम निकल गया सर। देखो इसको ऐसे नहीं होगा ये। एक सेकंड रुको। ये फॉर्मूला जब हमने लगाया था तो विद रिस्पेक्ट टू हमने मिरर लेके किया था, है ना? तो यहाँ पे मिरर के रिस्पेक्ट में है ये सारी चीजें, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें। वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख लो क्या हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मिरर ऐसे थी। तो ये आया तुम्हारा 5i कैप प्लस 5√3 j कैप। ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालें अगर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज आई प्लस वी आई प्लस वी एम। ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। देखो मिरर आगे मूव कर रहा है तो इस केस में तुम्हारा जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। ठीक है। तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी हो जाएगी? 5i कैप प्लस 5√3 j कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? प्लस 10i कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ आई। तो वेलोसिटी ऑफ आई हो गया तुम्हारा 15i कैप प्लस 5√3 j कैप। हाँ अब तो आंसर मैच कर गया हमारा। 15i कैप प्लस 5√3। यस ये है। इसमें क्या किया है देखो, पहले वेलोसिटी ऑफ मिरर निकाली तो वेलोसिटी ऑफ मिरर के कंपोनेंट कर लिए 5i कैप प्लस 5√3 j कैप। तो ये मिरर की वेलोसिटी हो गई। अब क्या निकाल वो फॉर्मूला। अब तुम्हें ये पूछे वो वाला फॉर्मूला हमने क्यों नहीं लगाया जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। देखो ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसमें जो ये फॉर्मूला निकाला गया है ना वो इस केस में निकाला गया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है ना, तो इसमें प्लस माइनस के जो साइन जो लगे हुए हैं वो उसकी वजह से ये वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते। तो हमें अलग से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जनरल जो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले थे। तो पहले वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालेंगे तो मिरर की वेलोसिटी आ गई। अब देखो इमेज की वेलोसिटी जो बनेगी वो विद रिस्पेक्ट टू अब मिरर निकालनी है। तो मिरर के केस में क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ तुम्हारी मिरर की है वही तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगी। बट अब वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मिरर की वेलोसिटी को भी ऐड करना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ आई यहाँ से आएगी बाय दिस फॉर्मूला। देखो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, यहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेज लग रहे हैं। ये
ये फॉर्मूला लगाया। अब जो ये तुमने 5i प्लस 5√3 निकाला था, ये तो बस इमेज थी किसकी, मिरर के केस में। vi निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। तो आया ये आंसर तुम लोगों को, किसी का नहीं आया होगा ना? यस मैम आ गया। तो देखो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल के हैं। अगर तुम चाहो तो मेंस के लिए तो स्किप कर सकते हो, पर अगर एडवांस के लिए सोच रहे हो तो भाई एडवांस के लिए तो इस तरीके के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, है ना? ठीक है, आंसर ठीक है। अब आते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट एक जगह से दूसरे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करेगी तो लाइट क्या करेगी, बैंड हो जाएगी। तो बैंड होने का मतलब क्या है, या अवे भी हो सकती है, किसके अलॉन्ग होगी, ये अगर तुम्हारा नॉर्मल है। अब लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके ना ऐसे हो सकती है, मान लो ये इसका एक्चुअल पाथ है, बट लाइट क्या हो गई, बैंड हो गई। तो ये इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये तुम्हारा डेविएशन हो गया। ये इमरजेंट रे है और इसको बोलो ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था जो कि कवर नहीं कर पाई। अब और क्या हो सकता है, ये बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुई है। कभी कभी क्या होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो कई बार जो लाइट है वो तुम्हारे नॉर्मल से क्या हो सकती है, अवे भी हो सकती है। मान एक्चुअल पाथ ये था और ये हो गई इमर्ज। तो इसमें अब एंगल फिर से दोबारा कितना आया, कितना डेविएट हो गई, थीटा डेविएट हो गई। ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल। तो ये कब होगा, जब नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड हो रही है। तो कब बेंड होगी, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, है ना? हाँ बोलो। मैम गलती से हो गया था। देखो अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या होगा, अवे बैंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ठीक है। और अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट कहाँ बैंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये जो अवे और टुवर्ड्स है, मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। कि रिफ्रैक्शन में हमेशा लाइट का बेंड होना इंपॉर्टेंट है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट इज ऑलवेज बेंड, या तो नॉर्मल के पास में चली जाएगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो दोनों केस लिख दिए हैं। रेयर का मतलब क्या होता है, ऐसा मीडियम जहाँ पे मतलब जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, ठीक है। डेंसर मीडियम क्या है, जहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो दोनों मीडियम, ये होगा तुम्हारा मीडियम 1 और ये होगा तुम्हारा मीडियम। सिमिलरली यहाँ पे ये मीडियम 1 हो जाएगा, ये मीडियम 2 हो जाएगा। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इमरजेंट रे, और ये था उसका एक्चुअल। बेसिक है एकदम। देखो क्या बोला है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक लाइट की रे होती है तो उसको बोला जाता है रे। अगर बंडल ऑफ लाइट ट्रेवल करती हैं तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो लाइट रेज कितने टाइप की हो सकती हैं, कितने तरीके से, एक तो पैरेलल बीम, लाइट जो है पैरेलली चल रही है, और एक होगा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होगा कि एक बीम आई ऐसे और उसको इस तरीके से वो डिवाइड हो गई, तो इसको बोला गया डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट कैसा होगा कि अलग अलग डायरेक्शन से रे आई और एक जगह पर मीट हो गई, उसको बोला गया कैसी बीम बनेगी, ये बीम है तुम्हारी कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब तुम्हारा आता है स्फेरिकल मिरर। तो देखो स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होगा एक कॉनकेव हो जाएगा और एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों मिरर्स एक ही उसके पार्ट होते हैं। मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक स्फेरिकल मिरर है। इसमें क्या होगा, कनकेव मिरर में जो तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग जो पॉलिश्ड सरफेस होगी ना, वो आउटसाइड से होगी, है ना, ये पॉलिश्ड सरफेस है।
तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी, कोई भी लाइट रे आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। बल्कि कॉन्वेक्स मिरर में जो तुम्हारा पॉलिश्ड सरफेस है उसको कहाँ से कर देते हैं, इनसाइड से, यानी ये तुम्हारा बाहर वाला जो सरफेस है ये सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसी को बोल दिया कॉन्वेक्स मिरर। और अंदर वाला अगर पार्ट रिफ्लेक्टेड है तो उसको बोल दिया कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिसका जिस स्फेरिकल मिरर के ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर पार्ट है उसके सेंटर को बोला गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये पूरा मिरर था, मान लो ये पूरा का पूरा मिरर है, मैंने उसमें से ये इतना सिर्फ मिरर कट किया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी भी इसका क्या रहेगा कि जिस मिरर का ये पूरा पार्ट है उस मिरर का पूरा सेंटर कहलाया जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि उस पूरे के पूरे जो स्फेरिकल मिरर है उसकी रेडियस कितनी है उसको बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पोल। तो पोल क्या है, मान लो तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा जो स्फेरिकल मिरर है तुमने बस उसमें से इतना कट किया, ठीक है, ये तुम्हारा इतना सा मिरर आया, इस मिरर का जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसे बोला जाएगा क्या, पोल। सेंटर वाले पार्ट को बोलेंगे पोल। अब इस पोल से जो एक्सिस पास होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इससे पास होने वाली एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर क्या है, अपर्चर होगा, मान लो तुमने इस मिरर में से इतना सा डिस्टेंस कवर किया, सॉरी इतना सा मिरर कट किया, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट से लेके इसके जो डाउनवर्ड वाला पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसे क्या बोला जाएगा, हमारा अपर्चर ऑफ द मिरर। तो दोनों के एंड पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लो, जो भी लेंथ आएगी उसको क्या बोल दिया जाएगा, अपर्चर बोल दिया जाएगा। हाँ, अब देखो स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है, जो नॉर्मल जब प्लेन मिरर था उसमें नॉर्मल कहाँ से पास होता था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जो तुम्हारी स्फेरिकल सरफेस होगा इसमें से जो तुम्हारा नॉर्मल बनेगा, मान लो ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे बात आई कि मैम नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल जो होगा ना, तो तुम्हारे इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती हुई जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल। हाँ, तो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए सेम है, कहाँ से पास करेंगी लाइट, मतलब नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से। प्रिंसिपल फोकस, अब इसे प्रिंसिपल फोकस क्या है, सिर्फ फोकस की बात करेंगे कि फोकस क्या है ना। तो ये देखो ये कौन सा मिरर है तुम्हारा, कॉनकेव, और ये तुम्हारा कन्वेक्स। हाँ, तो कनकेव मिरर तुम देखो, अभी मैंने तुम्हें डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बताया था। डाइवर्ज में क्या होता है, लाइट एक आती है और ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। कन्वर्ज में क्या होगा सर, मैम 4-5 रेज आएंगी और एक तरफ आके मिक्स हो जाएंगी। ये तुम्हारा कन्वर्ज हो गया, ठीक है। अब एक बात देखो, कनकेव मिरर में लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है कि कन्वर्ज हो रही है, मैम कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है मैम। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कनकेव कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि सारी लाइट को फोकस पे आके क्या कर दिया इसने, इकट्ठा कन्वर्ज कर दिया। ये लाइट यहाँ से आई, ये लाइट यहाँ से आई, ये लाइट आई यहाँ से, एक ये वाली लाइट आई, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स आके फोकस पे इकट्ठी हो गई, इसलिए कॉनकेव मिरर को बोला जाता है कॉन्वर्जेंट मिरर, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, लाइट रेज देखो कहाँ पे डाइवर्ज हो जाएंगी, इसका जो फोकस है वो कहाँ पे बनेगा, जाके देखो यहाँ पर जाके बनेगा। ये लाइट मुझे लग रही होंगी कि यहाँ जाके कहीं वर्चुअली मीट हो रही है ना, दीज आर वर्चुअली मीटिंग, इस तरीके से मुझे लगेगा। अब यहाँ से देखो, फोकस से देख रहे हो तो तुम्हें क्या लग रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइट आ रही है और क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज बोला जाता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जिंग मिरर, यानी लाइट्स को डाइवर्ज कर देगा। हाँ, अब देखो पैरा एक्सियल रे,
अब जितने भी मैं यहाँ पे तुम्हें अभी फॉर्मूलेस पढ़ाऊंगी आगे जाके, वो सारे के सारे देखो किसके लिए यूजफुल, वो सारे के सारे किस रेस के लिए अवेलेबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ पैरा एक्सियल रेस के लिए, है ना। अब पैरा एक्सियल रेस क्या होती है, वो वाली रेस जो तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज हो, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इन वाली रेस के जो बहुत क्लोज होंगी, या इसका मतलब जो इन पैरेलल एक्सिस के साथ बहुत छोटा एंगल क्रिएट करेगी, वही रेज होंगी पैरा एक्सियल रेज। तो उस केस में जो तुम्हारा थीटा है वो क्या, उसको क्या मान सकते हैं, नियरली थीटा। जब साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो इसको क्या लिख देते हैं, सिर्फ थीटा लिख देते हैं। तो सारे के फॉर्मूला जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे अवेलेबल है तुम्हारे पैरा एक्सियल रेज के लिए। ओके मैम एक पैरेलैक्स टाइप भी कुछ होता है ना? क्या? एक पैरेलैक्स टाइप भी कुछ होता है ना? हाँ, पैरेलल एक्स क्या होगा कि उसमें जो थीटा है वो बड़ा हो जाएगा, है ना। उसमें नहीं नहीं, पैरेलल एक्स नहीं, पैरेलैक्स। नहीं, मैंने तो नहीं सुना ये अभी। ठीक है, यस मैम, ये था ओके मैम। 10th की क्लास में। अगर आएगा तो आगे पता चल जाएगा। तो अभी देखो क्या है। हाँ, फोकल लेंथ क्या होगी, तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जहां पे तुम्हारी रेज या तो अपीयर टू डाइवर्ज हो, या अपीयर टू तुम्हें लगे कि यहाँ पर सारी रेज कन्वर्ज हो रही है, तो वो वाला पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, फोकस। और फोकस से लेके पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है फोकल लेंथ, है ना। फोकस से लेके ये तुम्हारे पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज द फोकल लेंथ। अब देखो यहाँ पे ये है रिलेशन ऑफ फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो ये रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैरा एक्सियल रेज के लिए ही अवेलेबल है। तुम इसको उन वाली रेज के लिए नहीं लगा सकते जिनका थीटा ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तुम्हारी जो फोकल लेंथ है ना, उसमें हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो फोकल लेंथ किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे, r/2। r क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ तुम्हारी किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ की। तो ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल 2 थीटा। तो दोनों के एंगल्स को क्या कर देंगे, तो तुम लोग ये वाला जो तुम्हारा एंगल थीटा है और ये एंगल 2 थीटा, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे भाई, नियरली इक्वल टू थीटा। तो इसमें क्या करो, tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ से ये तुम्हारा रिलेशन आ जाएगा f = r/2। तो ये बहुत छोटी क्लास का है, इसका सिर्फ रिलेशन याद करना है, नो नीड टू रिमेम्बर दिस कंप्लीट ज्योमेट्री। इमेज फॉर्मेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा स्फेरिकल मिरर्स में। देखो इसमें कुछ रूल्स हैं। इसमें क्या रूल है, पहला रूल क्या है, द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज अपीयर टू द फोकस ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या है, जो भी पैरेलल रेज, मान लो ये तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पैरेलल रेज पैरेलल होके आएगी तुम्हारे पैरेलल एक्सिस के, वो हमेशा कहाँ से कट करके जाएगी, फोकस से। तो जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये तुम्हें जरूर याद रखना है कि अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा कट करके जाएगी फोकस से। तो ये क्या है तुम्हारा पहला लॉ, ठीक है। दूसरा, ये तो कनकेव के लिए था, यहाँ पे साइड बाय साइड कन्वेक्स के लिए भी आ रहा है। कन्वेक्स में देखो ये रे यहाँ पे टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बट अपीयर टू कहाँ लगेगा कि कहाँ जाके जा रही है, कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका फोकस इधर आ गया, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। क्यों, क्योंकि ये तो तुमने प्लेन मिरर्स में भी पढ़ा था। yes, कि अगर कोई भी रे नॉर्मल पे आएगी तो वापस चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि दिस इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल से आएगी तो वापस अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगी। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो इसी रे से रिफ्लेक्ट। अब तुम ये नहीं कर सकते कि यहाँ से कट कर रही है तो इसको यहाँ से ऐसे निकाल दो, नहीं, फिर ये डायग्राम तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये रे यहाँ से वापस ही जानी चाहिए, ठीक है। ये देखो वापस चली गई। तो अगर तुमने यहाँ से रे इंटरसेक्ट करा दी और यहाँ से दोबारा इमर्ज करा दी तो दिस विल बी योर डायग्राम, दिस विल बी योर रॉन्ग डायग्राम। तो ऐसा नहीं क्रिएट करना। तो सिमिलरली इसमें देखो फोकल, इसमें कन्वेक्स वाले केस में, कन्वेक्स में क्या होगा, यहाँ से आई, ये टकराई और यहाँ से फिर
वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा कि लाइट कहाँ से जा रही है, कनकेव में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो मैम दोबारा समझा दो। कनकेव का या कॉन्वेक्स का? देखो क्या मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, जैसे ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो एक रे अगर यहाँ से आई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए चली गई, तो रे क्या करेगी, अपना पाथ वापस रिट्रेस कर लेगी। इसका रीजन यही है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कौन सी लाइन पास होती है, नॉर्मल। तो नॉर्मल में जो लाइन एज इट इज आएगी वैसी रिट्रेस कर जाएगी। प्लेन मिरर्स में देखा था, तो वही यहाँ पे लॉ लगा है। ये कनकेव के लिए है, ये कन्वेक्स के लिए। तो कन्वेक्स में देखो हर चीज वर्चुअली बनेगी तुम्हारी, है ना, कोई भी रियल नहीं बनेगी। दिस इज द, यहाँ पे इमेज भी बनेगी, वो भी वर्चुअली बनेगी। तो देखो ये कोई भी रे यहाँ से आई, अब देखो वापस तो ये यहीं से चली जाएगी ऐसी की ऐसी। अब यहाँ का मुझे क्या पता कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो कहाँ लाई करेगा। अगर तुम इसको मिरर फॉर्म करोगे, मिरर तो ऐसी फॉर्म करोगे, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इनसाइड लाई कर रहा है ना इसके। तो अब यहाँ से तुम्हें लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये तुम्हें खुद से एज्यूम करना है, ये एज्यूम करना है कि अगर मान लो तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं भी गिवन है और सिर्फ एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाते हुए ऐसे चली गई, ठीक है, और वो ऐसे जाके मीट हो रही है, और सेम यहाँ पे ये वाला डायग्राम एरो भी है और ये वाली एरो भी है, तो समझ जाना कि लाइट आ भी इसी डायरेक्शन में रही है, जा भी इसी डायरेक्शन में रही है। तो ये कौन सा पॉइंट हो सकता है, ऑब्वियसली तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, ठीक है। अगर ये फोकस होता तो फोकस के लिए थर्ड लॉ है, अगर कोई भी लाइट फोकस से पास होगी तो वो क्या हो जाएगा। देखो मान लो अगर यहाँ पे तुम्हारा ये पोल है और अगर कोई भी लाइट अगर फोकस से क्रॉस होके जाएगी, सपोज करो ये फोकस से क्रॉस होके गई, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, ये फोकस है, तो फोकस से होके जाएगी तो हमेशा तुम्हारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये तीन लॉ है तुम्हारे, ये थर्ड लॉ ये रहा। तो कैसे रिफ्लेक्ट करके जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीन लॉ तुम्हारी बहुत काम आएंगे अभी जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे उसमें, ठीक है। तीनों लॉ सही समझ में आ गए। सिमिलरली इसके लिए कि ये लाइट रे आई और यहाँ से ऐसे सीधा चली गई, तो इसका मतलब समझ लो कि ये जो लाइन जब तुम वर्चुअली बैकग्राउंड में रिट्रेस करोगे तो कहाँ पे जाके रिट्रेस होगी, फोकस। हम लेकिन मिरर के अंदर कैसे रिट्रेस कर पाएंगे बैकग्राउंड में, मिरर के अंदर तो वो सॉलिड होता है ना। कैसे नहीं, अब इसका ये पॉलिश्ड सरफेस है ना, ये वाला यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो मिरर को तुम्हें ये वर्चुअल चीजें हैं, ये तुम्हें लगेगा जैसे प्लेन मिरर में भी तो ऐसा होता था, उसमें अंदर काम, प्लेन मिरर में कैसे अंदर दिखता था, तो सेम इसमें भी वही सेम चीज है, ठीक है। तो ये हम लोग खुद से ड्रॉ करेंगे, इसमें बनाए बनाया तो समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर के लिए। अच्छा समझो, कनकेव मिरर के लिए तुम लोग ड्रॉ करो। मान लो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, और मैम फोकस पे, फोकस पर। मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। ड्रॉ करो। दोबारा क्या बताना है, क्वेश्चन ये है, कोई भी तुम्हारा कनकेव मिरर है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, कन्वेक्स की सिर्फ और सिर्फ कनकेव के लिए सीखेंगे। तो कनकेव में तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है कि इमेज कहाँ पे। तो इनफाइनाइट है तो सारी की सारी रेज देखो कहाँ पे इकट्ठी होंगी, मैम फोकस पे। फोकस पर मैम। ठीक है, फोकस पे, बिल्कुल सही, फोकस, हाँ फोकस पर जाके सारी की सारी रेस, मतलब तुम्हारी इमेज जो है फोकस पे बनेगी। yes, अब देखो इमेज जो बनी है
क्या सेम हाइट की बनी है जितना ऑब्जेक्ट था? मैम नहीं, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। पॉइंट साइज, नो मैम। पॉइंट साइज, पॉइंट साइज है, नहीं, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी बनी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज नहीं है, पॉइंट साइज तो नहीं है ऑब्वियसली। देखो, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, या लिख लो रेज आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट। में इन्फिनिटी होगा ना? हाँ, कनकेव के लिए ड्रॉ करेंगे अभी से। मैम जैसे हाँ। इन्फिनिटी तो उसे कहते हैं ना जिसे हम गिन ना सकें, बहुत ही लार्ज वैल्यू, राइट? नहीं, इनफाइनाइट ऐसे बोलेंगे कि आप जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बहुत ज्यादा दूरी पे है, ऐसे नहीं बोल सकते कि गिन ही ना सके इस केस में। ठीक है। इनफाइनाइट यहाँ पे इसका मतलब ये है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन है ना, सॉरी जो तुम्हारे मिरर की डायमेंशन है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके केस में इसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। मान लो ये तुम्हारा जो मिरर है ये सिर्फ 1 मीटर का है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मान लो 10 या 15 मीटर या इतनी दूरी पे, तो वो उस केस में वो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो गया। तो ठीक है। फिजिक्स में रिलेटिव चीजें होती है। तो ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। देखो लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, तो मान लो एक रे तुम्हारी इस पोल पे जाके गिर गई। अब पोल पे गिरेगी तो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, मान यस लो मैम। यहाँ पे। मैम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉलो होगा। हाँ, तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो गई। अब एक रे कहाँ से निकालने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे आएगी वैसे की वापस चली जाएगी। ये मान लो तुम्हारा सेंटर, 180 पे। यस मैम। ये आई ऐसे, तो ये रिट्रेस हो गई वापस। तो भाई मुझे 2 रेज चाहिए, 2 रेज मुझे मिल गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या बन गई, यहाँ पे बन गई तुम्हारी इमेज। तो ये पॉइंट जहां पर इमेज बनी है इसको बोला गया है फोकस। तो अब एक देखो, ये इमेज जो बनी है मिरर के सामने बनी है, तो जो इमेजेस मिरर के सामने बनती है उनको क्या बोला जाएगा, रियल इमेज। रियल सर। प्लेन मिरर ने कैसी इमेज बनाई थी, वर्चुअल। वर्चुअल, क्योंकि वो मिरर के पीछे बनी थी। हाँ, बिहाइंड फॉर्म हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे इमेज रियल है, और हमेशा याद रखना रियल इमेज कैसी इमेजेस होती है, इन्वर्टेड। तो ये वाला जो तुम्हारा इमेज बनी है, दिस इमेज इज इन्वर्टेड। तो रियल इमेज की प्रॉपर्टी है इन्वर्टेड। मैम लेकिन वो सिनेमा घरों में तो उल्टी फिल्म तो दिखती नहीं है, सीधी दिखती है। किसमें? सिनेमा घरों में जो फिल्म होती है वो तो सीधी, उल्टी नहीं दिखती, सीधी दिखती है ना। हाँ, ठीक है। तो रियल ऐसा क्यों? नहीं, अभी टाइम इतना मत वेस्ट करो, अभी पहले ये पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है, रियल इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, एक तो इन्वर्टेड हो गई, और इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल साइज में। यस मैम। मैम ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल बनेगी। हाँ, स्मॉल साइज इमेज। और कोई प्रॉपर्टी? बस यही है, रियल इमेज इन्वर्टेड Yes, होगी, स्मॉल साइज बनेगी, और इमेज जो फॉर्म हो रही है एट फोकस। चलो दूसरा है कि अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नियर, मतलब नियर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से आगे या पीछे? बिहाइंड। मान लो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पर कहीं तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज देखो कहाँ बनेगी। तो पहले एक रेज क्या कर दो, पैरेलल भेज दो,
इस तरीके से पैरेलल होती है तो कहाँ से कट करके जाएगी, फोकस से। तो ये तुम्हारा फोकस हो गया। और क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ, और क्या करो, फोकस से भेज दो, फोकस से कट होके जाएगी तो कैसे, कहाँ पे जाएगी, पैरेलल। यस मैम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये पैरेलल होके चलेगी तो कहाँ बन रही है इमेज, बिहाइंड द फोकस। मैम सी के आगे बन रही है। देखो ये यहाँ पे मीट कर गया, मतलब अभी रे डायग्राम सही से नहीं बना है। ये कहाँ बनेगी इमेज जो बनेगी, एट सी में, सी पे बनेगी क्या? एट सी नहीं बनेगी, क्योंकि सी और एफ के बीच में बनेगी। यस मैम। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, ये तुम्हारा, तो सी और ऐसे डायरेक्शंस बनाओ कि सी और एफ के बीच में बने। तो ऑब्जेक्ट मान लो ये रखा तुम्हारा सी और एफ के बीच में, तो ये दो फोकस से होके, मैम एक सी से ले लो आप कि दोबारा रिट्रेस हो जाए। हाँ हाँ सी से ही तो ली थी पहली बार भी, पर रुको, मैम ये फोकस को क्रॉस करके जाएगी। नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ सी से आप ना वो मिरर को थोड़ा और बड़ा बना के आप सी से रिट्रेस करवा सकते हो। सी से ही तो ले रही हूँ, ये देखो ये रहा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से तो जा रही है, हाँ तो थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट कराना पड़ेगा। मैम, लेकिन आप ये मिला क्यों रहे हो, मतलब सी से पास करती है तो रिट्रेस कर लेती है ना, अपना वो जो पाथ होता है वो फोकस से पास करती है तब प्रिंसिपल एक्सिस को फॉलो करती है ना। एक सेकंड, ये इसको जाके हम लोग यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ चली गई और ये वापस यहाँ चली गई, तो यहाँ पे इमेज बन गई है ना, बन गया डायग्राम। यस मैम, यस मैम। ये क्या है, अच्छा ये वाला डायग्राम, ठीक। तो इमेज बन गई तुम्हारी कहाँ पे, सी एंड एफ के बीचों बीच। तो Yes, साइज इन्वर्टेड रहेगा और स्मॉल साइज रहेगा, रियल इमेज रहेगी। तो बिटवीन सी एंड एफ रियल इमेज है और स्मॉल साइज है और इन्वर्टेड है। अब तीसरा है तुम्हारा, अगर इमेज कहाँ पे रखी हुई है, सी पे रखी हुई है, तो सी पे रखी होगी तो कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ सी पे ही बनेगी। हाँ, तो ये देखो जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को पास लेते आ रहे हो, इमेज दूर शिफ्ट होती जा रही है। तो पहले केस में कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो फोकस पे बन गई इमेज। अब इमेज को तुम कहाँ ले आए, थोड़ा ऑब्जेक्ट को पास में ले आए, तो अभी फोकस से कहाँ चली गई, थोड़ा शिफ्ट हो गई, यानी सी और एफ के बीच में यहाँ पे कहीं इमेज आ गई। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेते आओगे, इमेज कहाँ शिफ्ट होती चली जाएगी, दूर शिफ्ट होती चली जाएगी। तो अभी सी पे लेके आए, तो अभी तीसरी इमेज जब बनाओगे, तो आप जब ऑब्जेक्ट को तुमने यहाँ से डिस्प्लेस किया, इमेज यहाँ से डिस्प्लेस होगी, तो कहाँ पे आ गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, सी पे, तो इमेज भी आ गई सी पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो रे डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं है, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ, वो बताओ कितने साइज की बनेगी, सेम साइज। सेम साइज। प्रॉपर्टीज हो जाएंगी यहाँ पे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड रियल है तो इन्वर्टेड रहेगी बस। ओके, तो ये तुम्हारा था थर्ड पोजीशन। फोर्थ पोजीशन कहाँ हो जाएगी, अब बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रख देते हैं, ठीक है।
ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, बिटवीन सी एंड एफ। तो अभी देखो अभी कहाँ बनी थी तुम्हारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को और आगे ले गए तो इमेज पीछे आ जाएगी। तो इमेज Yes, ma'am. कहाँ बनेगी, बियॉन्ड, सी के पीछे। हाँ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज बताओ क्या हो जाएगा। मैम ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। हाँ, अब जैसे जैसे देखो इमेज यहाँ से शिफ्ट होती जा रही है, साइज भी क्या बढ़ता जा रहा है तुम्हारा, इमेज का इंक्रीज होता जा रहा है। जब सी पे थी तो सिमिलर साइज की थी, अब सी के बियॉन्ड बन रही है तो साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज। भाई एक बार बता दो, क्या कुछ स्टूडेंट्स को इमेज डायग्राम बना के दिखाना है। देखो इमेज ऐसी बनेंगी इस तरीके से। इमेज इज formed beyond C. Larger in size. दूसरा रियल। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे। देखो इसका राइट डायग्राम बना लेते हैं। फोकस पे रख दिया आप ऑब्जेक्ट को, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। मैम अब तो ज्यादा पास हो गए तो इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। ये तुम्हारा गोल, फोकस को यहाँ बना देते हैं। देखो जब इंफिनिटी से आ रही थी रे ऑफ लाइट तो कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे। फोकस पे। तो अभी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे बनेगी। इंफिनिटी पे बन जाएगी। तो कैसे रे डायग्राम बन जाए, फोकस पे रखा हुआ है इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पे है तो ऐसे डायग्राम लेके आओ तो तुम्हारा, अच्छा ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये रहा फोकस पे, यहाँ से रे लाइट आई, चली गई। अब एक कहाँ से ले आए, मैम सी से। सी तो यहाँ पे आ जाएगा ना फोकस के बाहर। हाँ तो हम सी से मिरर को ले सकते हैं ना, तो फिर दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी तो मीट ही नहीं करेंगी। यस मैम, हो सकती है। कहाँ चली गई सारी, हाँ यही तो। फोकस से ले लो ना मैम, फोकस से ले लो। फोकस से भी कहीं से भी ले सकते हो, तुम्हें दो रेज लेनी है बस। तो मैम फोकस से ही 2 रेज ले लेते हैं। फोकस से ले लो, पैरेलल चलेंगे जाएंगे वो लोग। मैम लेकिन इंटरसेक्ट हो जाएंगे ना अगर अपन फोकस से लेंगे तो। अगर सी से ले लेंगे तो दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी। नहीं हो रहा, फोकस से अगर नहीं हो रहा। फोकस से वो देखो फोकस से लोगे तो हमें इंटरसेक्ट हो रही है। पैरेलल से कर देंगे ना उनको भी। मैम ये वाली तो फोकस से जाएगी ना, जो आपने बना रखी है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेनी चाहिए ना, बिकॉज हमें इन्फिनिटी तक चाहिए। इन्फिनिटी के लिए तो हमें पैरेलली करना पड़ेगा, और कोई तो केस हो ही नहीं सकता। मैम वो जो आपने वो एफ के ऊपर एक लाइन बनाई है ना, उसे हटा के आप सी से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक को तो नहीं है, ये वाली तो रहेगी रहेगी, ये सही है एकदम। एक काम करो ऐसे बना लो दोबारा। पैरेलल से होके जाएगी तो कहाँ से कट करके जाएगी भाई, फोकस से, है ना। फोकस तो से ये जाएगी। तुम्हारा यहीं पे फोकस पे है तो पैरेलल रेज आएंगी तो हमेशा फोकस पे कट करेगी। तो ये कटी तो नहीं कर रही है ना, तो समझ लो ये कट कर गई थी, ठीक है। अब चाहिए हमें दूसरी रे, तो दूसरी रे फोकस से को भी जाएगी। देखो मान लो कि ये फोकस से ही कट होके जा रही है ना,
तरीके से यहाँ से ये इंसिडेंट मैम यही तो मैं कह रहा था, सी वाली। यहाँ से कट हो गए, चली गई, अभी कहीं मीट नहीं होंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये मान लो ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जैसी आई वो रेस वैसे ही वापस चली गई। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल लो, एक फोकस से निकाल लो, तो इन्फिनिटी पे बन गई। अब क्या बनेगी, लार्ज साइज बनेगी, दिख ही रहा है कि वेरी लार्ज इन साइज, इन्फिनिटी पे बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, ये अभी भी रियल ही बनेगी, ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। अब तीसरा क्या करो, फोकस मैम और अनडिफाइंड बनेगी ना? क्या बनेगी, अनडिफाइंड पीछे बनेगी मैम, मिरर के पीछे। ये वाली थोड़ी, इसका ये तो मतलब अगर सामने एफ से पास कर रही है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एफ पे रखा है और उससे पास कर रही है, तो उसकी इमेज तो इन्फिनिटी पे बनेगी। और हाँ इन्फिनिटी पे अगर इमेज बने तो हम अनडिफाइंड मानते हैं ना, उसका रियल वगैरह जो भी है सब अनडिफाइंड। हाँ अनडिफाइंड है और लार्ज इन साइज बनेगी, ठीक है। साइज क्या रहने वाला है, इसका साइज हाईली जो है हाईली इंक्रीज रहने हम वाला लेकिन है। हम तो एस्टिमेट ही नहीं कर पाएंगे ना इन्फिनिटी पे, नहीं लार्ज है कि ये स्मॉल है। नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे, इन्फिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो लार्ज ही बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल भी बनेगी और इन्वर्टेड भी बनेगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। क्यों नहीं कर पाएंगे डिफाइन, मिरर के बनेगी तो सामने ही, तो सामने बनने वाली इमेजेस की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी रियल इमेज होगी, बिल्कुल इन्वर्टेड होगी। मैम मैं ये नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे ये जो दो रेज है ना पैरेलल, हाँ हाँ ये पैरेलल है तो ये मीट करेंगी तभी तो हमारी इमेज बनेगी। तो ये जो पैरेलल है ये इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, तो हमें इन्फिनिटी पर जाना पड़ेगा ये देखने के लिए इमेज कैसी बन रही है। तो हम तो इस वर्ल्ड में फाइंड ही नहीं कर पाएंगे इमेज कैसी बन रही है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। जब तक इंटरसेक्ट नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? देखो ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही ढूंढने के लिए तुम जाओगे तो मिलेगी नहीं, इमेज तो बनेगी बनेगी। अब कोई ऑब्जेक्ट जब तुम अगर रियल लाइफ में देखो, कोई भी तुम्हारे कनकेव मिरर है या कुछ भी है, अब ऐसा तो होगा ही नहीं कि कभी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा ही नहीं होगा और तुमने इमेज कभी देखी नहीं होगी। वो इमेज क्या बनेगी एज कम्पेयर टू, फिर से डायमेंशन की बात है, जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है उससे बहुत ज्यादा इनलार्ज दिखेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बन ही नहीं रही है, तुम्हें आंखों से दिख नहीं रही है, जरूर दिखेगी, पर वो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पे रहेगा वो काफी दूर रहेगा और जो डायरेक्शन उसकी जो हाइट होगी वो एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट की हाइट की ज्यादा होगी। ऐसे नहीं कह सकते हमें दिख ही नहीं रही, ठीक है, वो दिखेगी। तो ठीक है। रियल इमेज है, इन्वर्टेड है और वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, इमेज की डायरेक्ट जो तुम्हारी डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा लार्ज रहेगी। अब क्या करो, फोकस से आगे शिफ्ट कर दो इसको यहाँ पर, तो एक को फोकस से पास कर दो, एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सीधी दोनों रेज पैरेलल हो जाएंगे इसमें डायग्राम में, है ना। इसमें फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहाँ बनेंगी इमेज, मिरर के बैकवर्ड में, पीछे। हाँ देखो अब इसमें क्या करो, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो एक रे को फोकस से पास कर दो और एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दो, तो इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, पीछे बनेगी। वर्चुअल है तो हमेशा कैसी इमेज रहेगी, इन्वर्टेड इमेज। यस मैम। सॉरी वर्चुअल है तो बिल्कुल इरेक्ट मैम वर्चुअल है तो हाँ इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल में तो इरेक्ट, रियल में इन्वर्टेड। तो ये Inverted. सारे केसेस हो गए। अब आती है बात कन्वेक्स की। तो कन्वेक्स में देखो सिंपल से दो केसेस हैं हमारे पास। कन्वेक्स के लिए क्या करते हैं, देखो उसमें ज्यादा केसेस लेने की जरूरत ही नहीं है, उसमें सिर्फ दो केस ले लो। एक तो इन्फिनिटी से आती हुई रे, कि कोई भी रे, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो अब कितनी बनेगी, और इसमें क्या होगा, सारी इमेजेस जो बनेंगी कन्वेक्स मिरर में वो सारी वर्चुअल इमेजेस बनेंगी। तो कन्वेक्स में यू विल नॉट गेट एनी रियल इमेज, तो सारी इमेजेस जो है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में बनेंगी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला करेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मिरर फॉर्मूले पे ही आएंगे, और तो किसी पे क्वेश्चन नहीं आएगा। मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चंस कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है भाई। ओके मैम। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम, गुड इवनिंग। बाय बाय एवरीवन। बाय। गुड इवनिंग मैम। मैम अभी इससे रिलेटेड डीपीपी करनी है? हाँ बिल्कुल डीपीपीस करेंगे। ठीक है मैम। देखो क्वेश्चन की टेंशन मत करो, क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल ऐसे लेवल तक करके जाएंगे एग्जाम में जो अभी तक आए भी नहीं है, ठीक है। इतने हार्ड लेवल के कर लेंगे कि तुम्हें सभी आसान लगे, तो उनका टेंशन मत लो। ओके मैम, गुड इवनिंग ओके मैम। मैम, बाय बाय मैम, टेक केयर। बाय मैम। गुड इवनिंग मैम।